हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए EHI 05 का फिर हम एक नया वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको 2 प्रश्न बताएंगे और विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में। देखिए EHI 05 जो कि है 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक के बीच में जो भारत में जो गठित होता है, अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारत में परिवर्तन किए, क्या किए, उनके बारे में EHI 05 में पढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो पढ़ना चाहता है EHI 05 जिसका एग्ज़ाम आने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम आपको 2 प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी उर्दू विवाद पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी और उर्दू के विवाद पर एक टिप्पणी लिखने के लिए कहा है। या यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हिंदी उर्दू का ध्रुवीकरण कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज़ों के बर्मा युद्ध, अंग्रेज़ ने जो बर्मा युद्ध किया था उन पे चर्चा करना है। देखिए ये प्रश्न आपको 12 नंबर में पूछ लिया जाएगा और ये प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न का जवाब आपको 250 शब्दों में देना है और ये इसका आपको 150 शब्दों में जवाब देना है। आइए इन दोनों प्रश्नों को विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी उर्दू विवाद पर टिप्पणी कीजिए। हिंदी और उर्दू का ध्रुवीकरण कैसे हुआ या उस पर विवाद कैसे होता है, उन पे चर्चा करना है। आइए देखते हैं उसका उत्तर। हिंदुस्तान की वर्नाकुला भाषा हिंदुस्तानी अथवा हिंदी, जिसका उल्लेख मध्य युग के अनेक शासक मुस्लिम हिंदुई के रूप में करते थे। पश्चिम में पंजाब, सिंध और पूर्व में बंगाल क्षेत्रों के बीच समूचे उत्तर भारत की प्रमुख सोशलिस्ट भाषा था। इन मुस्लिम अभिजनों में से कईयों ने इस भाषा में काव्य की रचना की थी। ग्रियर्सन ने इसके वर्गीकरण विभिन्न मूल के 4 विशिष्ट भाषा समूह में किया था, जिसमें प्रत्येक के अंतर्गत अनेक उपभाषाएं आती हैं। जैसे हम देखते हैं राजस्थान में आप लोग जानते हैं, राजस्थान में मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी भाषा में बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी जो बांगरू जो हरियाणा में बोली जाती है, ब्रज भाषा जो मथुरा में बोली जाती है, रवड़ी बोली जो खड़ी बोली जो दिल्ली और मेरठ के इलाकों में, कन्नौजी जो मध्य दोआब का निचला भाग में, बुंदेली जो बुंदेलखंड और नर्मदा घाटी के अधिकांश भाग में बोली जाती है। ठीक है, और देखिए पूर्वी हिंदी जो बेशवाड़ी अथवा अवधी, छत्तीसगढ़ इत्यादि में बोली जाती है। बिहार में उस टाइम मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि भाषा बोली जाती है। देखिए उर्दू भाषा का उद्भव और विकास, तुर्की शब्द उर्दू का शाब्दिक अर्थ छावनी लश्कर ही है। देखिए तुर्की से आया था उर्दू और उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है छावनी लश्कर। देखिए दिल्ली में जो उस टाइम था मुग़ल का शासक था और मुग़लों के जो सेना थे वहाँ पे आसपास में उर्दू भाषा बोली जाती थी। देखिए जानते हैं दिल्ली सुल्तानों के समय से ही दिल्ली क्षेत्र मुस्लिम सिपाहियों का मुख्यालय था। इस क्षेत्र और मेरठ की, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए इस क्षेत्र और मेरठ की उपभाषा खड़ी बोली से ही फौजी छावनियों की सामान्य भाषा का विकास हुआ। दक्खन क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों के प्रवेश के साथ ही इस लश्करी भाषा का प्रसार वहाँ भी हुआ। बहरहाल मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत शासक समुदाय ने जो बौद्धिक रूप से फारिस भाषा से जुड़े थे, मतलब फारिस भाषा से जुड़ा हुआ था, लश्करों की भाषा में कोई रचना नहीं थी। फारिस भाषा से जो वहाँ के शासक जुड़ा हुआ था उस भाषा में कोई भी रचना अभी तक भारत में नहीं हुआ था या पहले भी नहीं किया गया था। इसलिए यह उत्तर क्षेत्र की एक बोली ही बनी रही, सिर्फ बोलचाल के लिए ही बनी रह गई। इसमें कोई साहित्यक नहीं रचा गया। अवधी और ब्रज भाषा ही हिंदुस्तान की उपभाषाएं थी, जिनमें हिंदू
और मुसलमान दोनों ही ने आधिकारिक सक्रियता से काव्य की रचना की। दिल्ली क्षेत्र की उपभाषा और लश्करों की भाषा को लिखित साहित्य एवं काव्य की स्वाभाविक माध्यम नहीं माना गया। देखिए यह बात विरोधाभास पूर्ण है कि मातृभाषा के, आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पक्ष में फारसी के इस विद्रोह के कारण उर्दू और स्थानीय लोगों के बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ गई। 18वीं सदी के प्रथमार्ध के आरंभिक उर्दू कवि अपनी भाषा को कभी हिंदी और कभी उर्दू की संज्ञा देते थे। इन दोनों के बीच विभेद अभी पूर्ण अस्पष्ट। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, इंसा उल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी 1801 ईस्वी की रचना सरल एवं सामान्य हिंदुस्तानी गद्य में की थी। अंग्रेज़ों की फोर्ट विलियम कॉलेज ने जब अप्रैल 1801 में इस भाषा के शिक्षण के लिए एक विभाग खोला, इसे हिंदुस्तानी विभाग का नाम दिया गया, जिससे उनका आशय उर्दू ही था। इस विभाग के अंतर्गत हिंदू जनसमुदाय से संपर्क के लिए ब्रज भाषा के शिक्षण का भी प्रावधान था। इसके प्रत्यक्ष गिलक्राइस्ट, मतलब कि यह जो खोला था, और उनका जो देखिए गिलक्राइस्ट जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो स्थापना किया गया था, वहाँ पे हिंदी के लिए भी लेक्चर लेते थे और उर्दू भी भाषा वहाँ सिखाते थे। इन दोनों को वहाँ पे देखिए, जो मुस्लिम लोग थे वो उर्दू सीख रहे थे, जो हिंदू लोग थे वह हिंदी की ओर अग्रसर थे। देखिए, ने हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू का मुस्लिम भाषा के रूप में और हिंदवी अर्थात हिंदी का हिंदू भाषा के रूप में स्पष्ट विभेद किया था। हिंदुओं का झुकाव स्वभावतः हिंदवी की ओर होगा, मतलब हिंदी की ओर होगा, जबकि मुस्लिम निश्चय ही अरबी और फारसी के पक्ष में होंगे, जिससे दोनों भाषा शैलियाँ दरबारी अथवा उच्च देशी अथवा पुरातन शैली उभरती है। हिंदुस्तानी के साथ, देखिए हिंदुस्तानी जो उर्दू का ही भाषा है, के साथ उर्दू की समरूपता स्थापित करने का गिलक्राइस्ट का प्रयास समुचित नहीं था। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रमाणिक हिंदी का विकास कैसे हुआ। प्रमाणिक हिंदी का विकास गिलक्राइस्ट ने अपने विभाग के दो भाषा मुंशियों लल्लूलाल और सदल मिश्र को हिंदी में गद्य रचना का निर्देश देकर हिंदी के प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन दिया। खड़ी बोली ने जिससे उर्दू भाषा भी निकली थी, वह आधार प्रदान किया, जिस पर भाषा मुंशियों उस समय के हिंदी पंडितों को नए गद्य का विकास करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज के पंडितों ने जिस भाषा की रचना की, वह दरअसल दिल्ली और मेरठ की उपभाषा परिष्कृत रूप मात्र नहीं थी, बल्कि यह एक नई साहित्यिक उपभाषा थी। उर्दू को अपनाकर इससे फारसी एवं अरबी मूल के शब्द निकालकर और उनके स्थान पर संस्कृत शब्दों की प्रतिष्ठा करके बनाई गई। मतलब जो है, देखिए संस्कृत मूल, मतलब आप ये इतना समझ लीजिए कि हिंदी बोली जाती है वो डायरेक्ट अरबी फारसी का डायरेक्ट अनुवाद है, उसी को मतलब सरल रूप में हिंदी में बोला जाता है। गिलक्राइस्ट अरबी और फारसी शब्दों को वारिता देता था, लेकिन परावर्ती काल में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष बनने वाले प्राइस ने 1824 में इस बात पर बल दिया कि हिंदवी, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, शब्द लगभग सभी संस्कृत से थे। हिंदी शब्द लगभग सभी संस्कृत से आए हुए थे और हिंदुस्तानी अथवा उर्दू शब्द, देखिए हिंदुस्तानी शब्द जो है उर्दू शब्द है तथा अथवा उर्दू शब्द अधिकांशतः अरबी और फारसी थे। अंग्रेज़ों के निर्देशन में फोर्ट विलियम के हिंदी पंडितों ने एक सोशलिस्ट नई रचना की, एक नई कृत्रिम भाषा की रचना की थी। देखिए, गिरेशन जो है यही मेन था उस टाइम।
आपके मतलब अंग्रेज सरकार का वो हिंदी और उर्दू का ध्रुवीकरण मतलब समझने के लिए। ग्रेसन ने प्रामाणिक अथवा उच्च हिंदी के प्रसंग में 1889 में यह मत सामने रखा। समूचे उत्तर भारत में यह साहित्य गद्य रचना का मान्य माध्यम बन चुकी है, लेकिन चूंकि यह कहीं की भी स्थानीय भाषा नहीं थी, काव्य रचना के लिए इसका सफल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। श्रेष्ठतम प्रतिभाओं ने इतना प्रयास किया है कि लेकिन वे भी इसकी कमियों को दूर नहीं कर पाए। श्रेष्ठतम प्रतिभाओं ने इतना प्रयास किया है कि लेकिन वे भी इसकी कमियों को दूर नहीं कर पाए। इसकी काव्य रचना सर्वत्र स्थानीय उपभाषाओं विशेषकर ब्रज, वेशवाड़ी और बिहारी में होती है और इसका गद्य एक समरूप कृत्रिम उपभाषा में, कृत्रिम मतलब बनाया गया भाषा था, हिंदी और उर्दू को मिला के उपभाषा में लिया जाता है। यह गद्य भाषा किसी भारत में जन्मे व्यक्ति की मातृभाषा नहीं, बल्कि इस भाषा के आविष्कारों की प्रतिष्ठा के कारण उन पर आरोपित हो चुकी है। इस तथ्य के फलस्वरूप कि इसमें लिखी गई आरंभिक पुस्तकें अत्यंत लोकप्रिय थी और इसलिए भी है कि यह अपने लिए ऐसा क्षेत्र पा सकी जिसमें इनकी सर्वाधिक उपयोगिता थी। आप समझ गए हिंदी और उर्दू का विवादीकरण। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब 6 नंबर में आने का संभावना रहता है। अंग्रेज़ों के बर्मा युद्ध, अंग्रेज का जो बर्मा के साथ युद्ध लड़ा था, यह आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम जानते हैं। देखिए 1824 में बर्मा पर अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, लेकिन बंगाल सेना की 3 बटालियनों ने उस समय विद्रोह कर दिया, जिस समय उनको बर्मा के अराकन क्षेत्र के पड़ोस में चिटगांव पर आक्रमण करने को कहा गया। मुख्य आक्रमण समुद्र से किया। बर्मा की सेनाएं आसानी से पराजित हो गई। राजा ने उस शांति संधि को स्वीकार किया जिसके अनुसार असम, मणिपुर, अराकन, तवाय और मेरगई को अंग्रेजों के अधिकार में दे दिया गया। इस प्रकार राजा ने अपने अधिकृत समुद्र तट को खो दिया तथा उसके पास ऊपरी और केंद्रीय बर्मा वाले क्षेत्र शेष रह गए। उसको अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट को रखना होता था। प्रतिनिधि, ये मतलब संधि, मतलब सहायक संधि जो चलाया गया था विलेजली के थ्रू, वही है। प्रतिनिधि को रखने के लिए बाध्य किया गया था, मतलब 10 लाख पाउंड का हर्जाना अदा करना पड़ा था। किसको? बर्मा के राजा को। आइए आगे देखते, इसमें भी अंग्रेज का काफ़ी नुकसान हुआ था, वो भी देखते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज भारतीय सेना के 40,000 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से 15,000 लोग मारे गए। युद्ध का खर्चा इतना अधिक था कि बर्मा युद्ध के दौरान अर्थात 1824 से 1828 तक भारतीय बजट का घाटा 70 लाख पाउंड पहुंच गया था। इस युद्ध के कारण अंग्रेज को भारी नुकसान पहुंचा था। बर्मा की राजधानी स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट ने दावा किया कि बर्मा की सरकार उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती है तथा 1839 में उसे बर्मा को छोड़ दिया। इसी बीच चीन के साथ व्यापार का प्रयास हुआ, जो अफीम युद्ध जो हुआ था, यह चाहे 06 में ये आप पढ़िएगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया में ब्रिटिश उपनिवेशों में भी काफ़ी वृद्धि हुई और इसी कारण अंग्रेज़ों जहाज़ की मरम्मत के लिए आसानी से उपलब्ध बर्मा की इमारती लकड़ी तथा अन्य उपनिवेशों में इरावती नदी के मुहाने पर उत्पादित होने वाले चावल की आपूर्ति करने की भी आवश्यकता हुई। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए 1852 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी ने अंग्रेज़ों के सम्मान की पुनर्स्थापना का बहाना लेकर बर्मा पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध 1852 में आरंभ हुआ तथा अंग्रेज़ों ने 1853 तक पेंगू और टोंगू के क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। बर्मा के राजा मिंदार मिन को अपनी राजधानी मांडले में ले जाने के लिए मजबूर किया।
इस प्रकार अंग्रेज़ों को बंगाल की खाड़ी के संपूर्ण तट पर अधिकार हो गया, जो लॉर्ड डलहौजी के वजह से हुआ था। चलिए, थैंक यू। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जुड़िए, आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।